हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारा चैप्टर सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले 4 लेक्चर्स में हमने अभी तक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन किया था कि क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। कहने का मतलब कि सर्कुलर मोशन अगर होता है तो कैसे होता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स रहते हैं, क्या क्या अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। ये सारी बातें पिछले 4 लेक्चर में हमने की है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जिस तरीके से हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर पहले उसकी काइनेमेटिक्स पढ़ी कि मोशन कैसे हो रहा है, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने ये जाना कि मोशन क्यों हो रहा है। इसी तरीके से हमने पहले काइनेमेटिक्स सीखी और आज हम सीखने जा रहे हैं कि सर्कुलर मोशन आखिर होता क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग इन द सर्कुलर मोशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर with our first topic, that is dynamics of circular motion. Dynamics के अंदर हम जो बात डिस्कस करते हैं वो है different kind of forces which are acting in the circular motion. हमने ये बात पढ़ी कि there are two types of acceleration which are participating in a circular motion. The first one is centripetal acceleration and the second one is tangential acceleration. तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो लेकर आया उसके पीछे का जो फोर्स होगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो लेकर आया उसके पीछे का जो फोर्स होगा उसको हम टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रिपिटल फोर्स। बेसिकली हमने ये बात कही थी कि कोई भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर, फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहां पे है तो टूवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अब एक्सेलरेशन आया है तो ये एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स की वजह से आया होगा, तो जिस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन आता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसको हम एफ सी से डिनोट करते हैं। इसको हम रेडियल फोर्स भी बोल सकते हैं और नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रिपिटल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड के अंदर कोई भी चेंज नहीं ला सकता, वेलोसिटी के मतलब स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता। कोई हमसे ये बात पूछ ले कि सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हमको ये बात पता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हमने बात कही थी कि ये होता है v इंटू ओमेगा, v स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये सारे फॉर्मूले हम हमारी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं फॉर दी सेंट्रिपिटल फोर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात जो सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए है वो ये है कि ये कोई नया फोर्स नहीं है। कहने का मतलब दुनिया में जो हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े वही फोर्स है। सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा होगा कि इस पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स लग रहा होगा, या तो वो फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो फोर्स या फिर उसका कोई कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर होगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। फिर समझ में नहीं आया, बात समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग ली और इस स्ट्रिंग से एक m मास बांध दिया। yes or no? अब इस स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे एक सर्कुलर मोशन दे रहा हूं। yes or no? इस स्ट्रिंग को ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूं तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, और ये टेंशन फोर्स जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इस तरीके से
जो सर्कुलर मोशन हो रहा है हमेशा रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टेंशन फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो कोई नया फोर्स नहीं है कि जो भी फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़े तो वो या फिर उसका कोई कंपोनेंट जो भी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा उसी को हम सेंट्रिपिटल फोर्स का नाम देंगे। वही हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो mv ओमेगा mv स्क्वायर बाय r या फिर m ओमेगा स्क्वायर r इसके बराबर होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में कोई मुझसे ये बात बोल देता कि ये जो मास है ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है और इसकी जो लेंथ है वो है r, तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी ये बता दो। तो हमको ये बात पता है कि इसके ऊपर जो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है टेंशन फोर्स। तो टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर m ओमेगा स्क्वायर r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर निकालो और उसको कहो दैट इज माय सेंट्रिपिटल फोर्स। अब बात समझो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर फोर्स से टुवर्ड्स द सेंटर होगा, हो सकता है दो या दो से ज्यादा फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है वो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके सारे कंपोनेंट्स या फिर वो सारे फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर आप निकालो और जो भी नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर वही हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा और सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बात और सीखी, हमको एक बात पता है कि ये हमारा सन या सन ये हमारा सन और जो अर्थ होती है इस सन के चारों ओर मूव करती है, यस और नो। तो बेसिकली हम ये बात जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमेशा अट्रैक्टिव होगा, मतलब वो हमेशा एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सन। तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स का जो काम कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल हमको ये बात पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं और इसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा। कोई हमसे ये बात पूछ ले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी तो हम सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा के चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप एक और चीज देख सकते हो कि अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर एक रिंग है, रिंग और यहां से बेसिकली एक वायर के अंदर एक रिंग को मैंने फंसा दिया और इस रिंग को कुछ वेलोसिटी दी, तो हमारे पास जो नेट अंदर की तरफ फोर्स होगा वो कहलाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, जो कि नॉर्मल लग रहा है वही काम करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स का। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो इस तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मोटा मोटा बात हमको जो समझ में आई कि सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा और जो भी कोई नया फोर्स नहीं है, कोई भी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स का नाम देंगे और जो भी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा वो हमारे जो तीन फॉर्मूले हैं सेंट्रिपिटल फोर्स के वो इक्वल्स टू करके हम लगा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मुझे ये बात पता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा ds और जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि वर्क डन बाय
सेंट्रिपिटल फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो, यस और नो? क्यों? क्योंकि हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है? अब बात समझो कि सेंट्रिपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं ये बात पूछूं कि पावर प्रोवाइडेड बाय FC ये कितना होगा? तो क्या ये भी जीरो होगा? क्यों? F डॉट V, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ओवरऑल फंडा क्या रहा हमारे पास? कहां गया? ओवरऑल फंडा ये रहा कि फाइंड एफ नेट, या फिर इससे पहले एक स्टेप और लिख लो, रिजॉल्व all the forces in radial and tangential direction। दूसरा स्टेप क्या है कि F net towards center, जो भी नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर इन रेडियल डायरेक्शन, दिस इज माय सेंट्रिपिटल फोर्स। तो क्या मैं जो भी F net होगा उसको m v ओमेगा विच इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r ये लिख सकता हूं। तो ओवरऑल हम इस तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्स की तरफ, जो कि है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? हमने ये बात देखी थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में कि एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या फिर एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को लाने वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? मुझे ये बात पता है कि AT क्या होता है? अल्फा इंटू आर। तो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा m अल्फा आर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब अगेन वही बात कि टेंजेंशियल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। हमने ये बात सीखी कि जो भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उन फोर्सेस को हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। एक रिजॉल्व करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक रिजॉल्व करेंगे रेडियल डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में उसको हमने नाम दिया सेंट्रिपिटल फोर्स, और जो नेट फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसको हम नाम देंगे टेंजेंशियल फोर्स। अब टेंजेंशियल फोर्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में हुआ तो ये स्पीड को इंक्रीज करेगा, और टेंजेंशियल फोर्स अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो ये स्पीड को डिक्रीज करेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब हो सकता है टेंजेंशियल फोर्स कोई वर्क भी कर ले। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इट कैन चेंज द वेलोसिटी, इट कैन चेंज द स्पीड, सो it can bring a change in the kinetic energy, so there can be some work done by tangential force, और पावर भी प्रोवाइड कर सकता है टेंजेंशियल फोर्स। there is nothing like work done by tangential force और पावर प्रोवाइडेड by tangential force is zero, there is nothing like। ओके, तो ये मोटी मोटी बात थी सेंट्रिपिटल एंड टेंजेंशियल फोर्स के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर ये सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग नहीं होते बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया है। देखने का नजरिया किस तरीके से है कि अभी तक जो भी मोशन हम देख रहे थे सर्कुलर मोशन, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। हमारा जो ऑब्जर्वर था वो रेस्ट पे था। अगर मैं
किसी ऐसे पर्सन के रिस्पेक्ट में देखूं जो खुद सर्कुलर मोशन कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। तो बात को समझो, अगर मैं इसी के ऊपर जाकर बैठ जाऊं तो इसका एक हर्जाना भुगतना पड़ेगा, तभी जाके मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकता हूं, तभी जाके F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। वो हर्जाना क्या है? सूडो फोर्स लगाना। यस और नो? अब जो बेसिकली लेट्स से ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन AC इधर होगा और AT इधर होगा, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इधर और टेंजेंशियल फोर्स इधर। तो अब अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो मुझे जो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इसका अलग लगाना पड़ेगा। दिस इज माय सूडो फोर्स फॉर सेंट्रीपिटल, और इसके लिए अलग से लगाना पड़ेगा। दिस इज माय सूडो फोर्स फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस और नो? अब ये जो सूडो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ओवरऑल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? इट इज नथिंग बट सूडो फोर्स फॉर टेंजेंशियल, सॉरी, सूडो फोर्स फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सूडो है, तो जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा mv ओमेगा which is equals to mv square by r which is equals to mr ओमेगा स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड्स, हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स इसका डायरेक्शन होगा। तो हमने क्या किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो सूडो फोर्स लगा उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम दिया, और ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स लगेगा। अब सवाल उठता है कि सर हमको इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि ये सवालों को आपके आसान बनाएगा। जितने सवाल हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करते हैं वो सारे सवाल सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी किए जा सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे लिए चीजों को आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है? अब बात समझो कि अगर आप इसके ऊपर ही जाकर बैठ गए, अगर आप इसके ऊपर ही जाकर बैठ गए तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर की तरफ। अब अगर आप रेडियल डायरेक्शन में देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेडियल डायरेक्शन में तो कहीं मूव नहीं कर रहा, और रेडियल डायरेक्शन में कहीं मूव नहीं कर रहा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इधर वाला फोर्स शुड बी इक्वल्स टू इधर वाला फोर्स? तो आपको कुछ नहीं करना है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ और रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो कर दो, तो इससे आपके काफी सारे सवाल बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब बहुत सारी बातें हो गई, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, उससे ही हमारे पास क्लैरिटी आएगी। ओके, चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ मास m moves with speed v against a smooth fixed vertical circular groove of radius r kept on a smooth horizontal surface. Find normal reaction of the floor on the block. बेसिकली क्या किया गया कि एक सरफेस के ऊपर एक सर्कुलर हमारे पास क्या बनाया गया? फिक्स्ड वर्टिकल सर्कुलर ग्रूव। बेसिकली एक सर्कुलर ग्रूव बना दिया गया एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, और इसके अंदर एक मास m को ऐसे ऐसे घुमा दिया गया, जैसे ये एक सर्कुलर ग्रूव है और ये किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है और ये इसके अंदर अंदर की तरफ इस तरीके से मूव कर रहा है। और मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द ब्लॉक। अब मुझे ये बात पता है कि
इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, और जो लेवल सरफेस है इसके ऊपर लगा रही होगी n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg के बराबर। आगे क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल ऑन द ब्लॉक। अब ये वॉल है और इससे ये ब्लॉक टच करते हुए ऐसे घूम रहा है, यस और नो, तो ये वॉल इसके ऊपर कितना नॉर्मल लगाएगी। अब बात समझो, क्योंकि ये ब्लॉक एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से, और ये हमेशा वॉल के टच करते हुए मूव कर रहा है, तो मुझे ये बात पता है कि जो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर वो मुझे देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मतलब सेंटर की तरफ जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल लग रहा है, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी mv² डिवाइडेड बाय r। सो ये वो नॉर्मल होगा जो ये जो ग्रूव की सरफेस है इस ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हो। सर ये तो आपने सेंट्रीपिटल के कॉन्सेप्ट से किया, सेंट्रीफ्यूगल से करते तो, सेंट्रीफ्यूगल से करते तो कुछ नहीं करना है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड होगा mv² बाय r, और रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो कर दो। नेट फोर्स को जीरो करोगे, इधर n1 इधर mv² बाय r, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी mv² बाय r। तो यहां से जो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा वो आएगा mv² बाय r। तो सेंट्रीपिटल से हमने देखा कि नेट इनवर्ड फोर्स n1 लग रहा है जिसकी वैल्यू mv² बाय r हो गई। सेंट्रीफ्यूगल से भी हमारे पास सेम ही चीज निकल के आई। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम is tied to a string of length 2 meter, the other end of which is fixed. The block is moved on a smooth horizontal table with the constant speed of 5 meter per second. Find the tension in the string. मैं क्या कर रहा हूं, जो भी सिचुएशन है ना इसका टॉप व्यू बना रहा हूं। मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो मास है वो है 2 किलोग्राम, और ये एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया जिसकी लेंथ है मेरे पास 2 मीटर। अब क्या किया गया कि ये जो स्ट्रिंग है इसको यहां से फिक्स कर दिया गया और इस ब्लॉक को इस टेबल के ऊपर रख दिया गया। अब टेबल को घुमाया गया और इसके पास जो वेलोसिटी निकल के आई वो निकल के आई 5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, और ये आप देख रहे हो टॉप व्यू, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। सारी सरफेसेस हमारे पास स्मूथ है, तो सबसे पहली बात सेंट्रीपिटल फोर्स से हम कैसे सॉल्व करेंगे कि भैया नेट फोर्स निकालो टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है टेंशन, और टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स लग रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv² डिवाइडेड बाय r। अब m की वैल्यू कितनी है 2, v की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है 2, तो टेंशन आ जाएगी 25 न्यूटन। सर सेंट्रीफ्यूगल से कैसे सॉल्व करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल से क्या करना है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ। तो इस डायरेक्शन में हमने लगाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv² बाय r, और रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो कर दो। रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो किया, इधर लगा टेंशन, इधर लगा mv² बाय r, तो टेंशन mv² बाय r के बराबर हो जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू, find the tension in the string if the block moves on the horizontal table with speed v in circle of radius r। बिल्कुल पहले वाला ही सवाल है, बस यहाँ पे टेबल और ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है, ये जो सरफेसेस है ये स्मूथ ना होके रफ हो गई, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे दे रखा है म्यू। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल है। मुझसे क्या बात पूछी है कि ये जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स या उसका कंपोनेंट नहीं है।
इतनी बात हमको समझ में आती है। मतलब जो भी फोर्सेस होंगे वो रेडियल डायरेक्शन में होंगे। रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस लग सकते हैं? एक तो लग सकता है ये टेंशन फोर्स, एक और लग सकता है लेट्स से फ्रिक्शन फोर्स। यस और नो? अब कोई भी फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है, ना तो फोर्स होगा ना उसका कंपोनेंट होगा। अगर कोई कंपोनेंट भी होता तो स्पीड चेंज होती है, लेकिन स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है। मतलब जितने भी फोर्सेस लग सकते हैं वो सारे रेडियल डायरेक्शन में है। तो या तो टेंशन फोर्स लग सकता है या फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। लेकिन टेंशन फोर्स की बारी तो तब आएगी जब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है mv²/r वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करे। यस और नो? अरे भैया mv²/r जो स्पीड है, mv²/r किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड के ऊपर, v के ऊपर। अब ये बात तो हो सकती है ना कि जो कांस्टेंट स्पीड है वो कम है या ज्यादा है एज कंपेयर टू म्यू mg। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? म्यू mg। और जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आया mv²/r। r कितनी है? कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा mv²/R। यस और नो? अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि mv²/r म्यू mg के बराबर भी हो। ये इससे छोटी भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। mv²/r तो डिपेंड किस पे कर रहा है? स्पीड के ऊपर कर रहा है। स्पीड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यस और नो? तो mv²/r अगर म्यू mg से छोटा हुआ तो टेंशन को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रिक्शन ही अपने लेवल पे चीजों को संभाल लेगा, टेंशन हमारे पास जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास mv²/r म्यू mg से बड़ा हुआ, mv²/r म्यू mg से बड़ा हुआ, तो नेट इनवर्ड फोर्स म्यू mg के साथ साथ कोई और भी होना चाहिए, तभी तो वो बराबर होके mv²/r होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास mv²/r is greater than म्यू mg, तो हमने ये बात कही कि नेट इनवर्ड फोर्स को हम mv²/r कहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड होगा, तभी जाके ये इक्वल्स टू का साइन बनेगा, और वो ऐड क्या होगा? टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बन सकते हैं। कौन कौन से दो केस समझने की कोशिश करेंगे? सबसे पहला जो केस है, केस 1 क्या है? mv²/r is less than म्यू mg, या फिर इसको हम f लिमिटिंग भी कहेंगे। अगर mv²/r f लिमिटिंग से छोटा हुआ तो टेंशन को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस केस में जो टेंशन होगी वो होगी जीरो। केस 2, अगर मेरे पास mv²/r बड़ा है म्यू mg से, जिसको हम f लिमिटिंग भी कहेंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी? mv²/r it should be equals to म्यू mg प्लस टेंशन फोर्स। तो यहां से जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो आएगी mv²/r माइनस म्यू mg। यस और नो? अब इसी चीज को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं चीजें कितनी आसान हो जाए। भैया मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर जाकर बैठ, इसके ऊपर जाकर बैठने का हर्जाना क्या है कि बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो। लगा दिया भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो कर दो। अब रेडियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लग रहा है और टेंशन भी लग रहा है। अगर मेरे पास फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। बाहर की तरफ mv²/r लग रहा है, ये f लिमिटिंग से कम हुआ तो फ्रिक्शन इसके बराबर करके इसको, जस्ट फॉर एग्जांपल mv²/r की वैल्यू है 10 न्यूटन, है ना, और f लिमिटिंग की वैल्यू है 20 न्यूटन। तो अगर ये 10 न्यूटन हुआ तो फ्रिक्शन बोलेगा भैया 20 न्यूटन से कम है, मैं 10 न्यूटन लग जाऊंगा और टेंशन को आने की जरूरत ही नहीं है। यस और नो?
बाहर mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू 15 न्यूटन हुई तो भी फ्रिक्शन 15 न्यूटन तक एडजस्ट कर लेगा, 20 न्यूटन तक फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेगा। अगर mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू 25 न्यूटन होगी तो भैया बोलेगा रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 होना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन बोलेगा भैया टेंशन तुझे भी आना पड़ेगा, तो 20 न्यूटन तो फ्रिक्शन लग जाएगा, बचा हुआ 5 न्यूटन क्या हो जाएगी, टेंशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो टेंशन क्या हो जाएगी, ये कितना है mv स्क्वायर बाय r 25 और फ्रिक्शन की वैल्यू 20, तो टेंशन कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीजों को आसान बनाता है, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि मेजरली केसेस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करें, चीजें हमारे पास अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या क्या बोला है, a small block is supported by a turntable, the friction coefficient between the block and surface is mu। बेसिकली पहले वाला ही सवाल है, लेकिन इस बार जो स्ट्रिंग से अटैच था ये ब्लॉक, वो स्ट्रिंग को हटा दिया गया। ये लाइन स्ट्रिंग नहीं है, ये तो आपको बता दिया गया कि सेंटर से इसकी दूरी है स्मॉल r, यस और नो। तो अब हमारे पास स्ट्रिंग को हटा दिया गया। सबसे पहला केस क्या था, स्ट्रिंग थी और सरफेस स्मूथ थी। दूसरा केस क्या था, स्ट्रिंग थी और सरफेस रफ थी। अब हमने क्या किया, एक टेबल के ऊपर सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास है m, और इस टेबल को कांस्टेंट ओमेगा से घुमा दिया गया। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि ये स्लिप ना करे, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सोचने की कोशिश करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे पहली बात, जैसे ही ये टेबल घूमेगी इसके साथ साथ ये भी घूम रहा है। हम चाहते क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में ये मूव ना करे, टेबल के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहना चाहिए। तो हम सबसे पहली बात, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। रेडियल डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स लग रहा है, बेसिकली इस ब्लॉक के ऊपर जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मुझे रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 करना है तो फ्रिक्शन फोर्स को इसी डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी mr ओमेगा स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी mr ओमेगा स्क्वायर, यस और नो। इसी चीज को आप एक और तरीके से सोच सकते हो कि भैया ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड चेंज नहीं होगी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन तो भैया रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में ही लगेगा। अब मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि ये जो फ्रिक्शन ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ओमेगा पे चेक करेंगे। तो भैया जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाऊंगा, इधर से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ते 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 कुछ ऐसा आ जाएगा कि फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते अपनी लिमिटिंग की वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो अगर मुझे स्लिप नहीं करवाना है तो mr ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू f लिमिटिंग, यस और नो। तो m r कैपिटल लिया है कि स्मॉल लिया है, r ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू n। अब बात समझो, ये मैंने आपको टॉप व्यू बताया है, तो बाहर की तरफ L लग रहा होगा, अंदर की तरफ mg लग रहा होगा, तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के। तो यहाँ पे इसको म्यू mg ही लिख लेते हैं, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू mg, m से m गया। अब ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू g बाय r। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ म्यू g by r। I hope this thing is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या क्या बोला है, फाइंड ओमेगा एट विच ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। बिल्कुल पहले वाला ही सवाल है, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हुआ है वो ये है कि पहले ये जो टेबल थी ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर में आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास कांस्टेंट है अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे सवाल में क्या बात दे रखी है कि t इक्वल्स टू 0 पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 0। तो अब बात को समझेंगे, बिल्कुल नजाकत के साथ बात को समझेंगे
कि इसके पास जैसे ही अल्फा आया तो कोई ना कोई फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगना चाहिए, जिसकी वैल्यू मेरे पास अल्फा इंटू एम इंटू अल्फा इंटू आर होगी। यस और नो? और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही सही। लेट्स से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर एक ही है स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा एम अल्फा इंटू स्मॉल। इतनी बात समझ आती है। अब बात समझो कि ये एक्चुअल में फोर्सेस नहीं है, या तो फंडामेंटल फोर्सेस या फिर उसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। अब बात को समझो कि इस ब्लॉक के ऊपर इस प्लेन के अंदर इकलौता जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके, और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो ओमेगा है वो बढ़ सके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो सबसे पहली बात, जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। यस और नो? अब बात समझो, मुझे क्या चाहिए कि इस ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर मुझे ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि फ्रिक्शन का कंपोनेंट ही तो मुझे ओमेगा स्क्वायर आर देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एफ नेट should be equals to F limiting। अच्छा, अब बात ये समझो कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि फाइंड ओमेगा एट विच द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन की जब लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा तभी तो वो स्टार्ट स्लिप करेगा, तभी तो ओमेगा हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। यस और नो? चलिए, तो एफ नेट शुड बी इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग। अब एफ नेट कितना है? एफ नेट हमारे पास है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इसका स्क्वायर प्लस एम आर अल्फा इसका स्क्वायर, और एफ लिमिटिंग कितना हो गया म्यू एम जी। चलिए इसको उधर ले जाते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इसका स्क्वायर प्लस एम आर अल्फा इसका स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू म्यू एम जी इसका स्क्वायर। यहां से देखो एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? यहां पे क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1/4। This would be the omega at which this block will start slipping. I hope this question is clear to you. तो इस टेबल और ब्लॉक के साथ साथ जितने सवाल बन सकते थे सारे सवाल हमने आपके सामने रख के खोल दिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? Find time after which ring will start slipping. Coefficient of friction between rod and ring is mu. बेसिकली सवाल क्या है कि मेरे पास एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है। क्या है? ग्रेविटी फ्री स्पेस, जहां पे ग्रेविटी नहीं लग रही, और इस ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर मैंने एक रॉड को रख दिया और इस रॉड के अंदर
L लेंथ पे एक रिंग रख दी जिसका मास है m। इस रिंग और इस रॉड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। अब मैंने क्या किया कि इनिशियली ये रॉड रेस्ट पे थी तो रिंग यहीं के यहीं पे रहेगी। अब मैंने क्या किया कि इस रॉड को एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया अल्फा। जैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया तो ओमेगा पिक्चर में आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि नेट इनवर्ट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो अभी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो इसके ऊपर लग सकता है वो यही होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो नेट इनवर्ट फोर्स है। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू बढ़ाते 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 लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पे आ जाएगा। अब अगर ओमेगा हल्का सा बढ़ता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन में, और ये जो रिंग है ये मूव करने लग जाएगी। तो अगर ये रिंग रेस्ट पे है और ओमेगा मुझे लेट्स से ओमेगा है उस टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उस टाइम, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि एम आर ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग which is equals to mu into m? yes or no? अब बारी आती है नॉर्मल की। हमने क्या बात कही कि टेंजेंशियल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे वो टेंजेंशियल फोर्स कौन सा है? ये रॉड इस रिंग के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी वही हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स होगा। और इस टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? एम अल्फा इंटू एल। यहाँ पे r की जगह क्या लिखोगे? l, क्योंकि जो रेडियस है वो यहाँ पे l है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए एम एल ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू m इंटू अल्फा इंटू l। तो m से m गया, एक l से एक l गया। अब बारी है इस ओमेगा को निकालने की। ये जो अल्फा है ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं क्या कि ओमेगा फाइनल इट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा इनिशियल 0 तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा इंटू टी। तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू अल्फा। अल्फा से एक अल्फा गया तो जो टी की वैल्यू आई, टी स्क्वायर की वैल्यू वो आई म्यू बाय अल्फा। तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट म्यू बाय अल्फा। तो इतने टाइम के बाद इट विल स्टार्ट स्लिपिंग। हालांकि हमको मनी मनी ये बात पता है कि टाइम इससे हल्का सा ज्यादा लगेगा। इतने टाइम पे तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर और म्यू एन के बराबर हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। आसान भाषा में मैं समझाता हूं। मैंने क्या किया कि एक m मास का ब्लॉक एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है उससे बांध दिया गया और इस पूरे सिस्टम को एक टेबल के ऊपर रख दिया गया। फिर मैंने क्या किया कि स्प्रिंग को रोटेट करने लग गया विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है फाइंड एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग। तो जब ये रोटेट कर रही होगी तब का एक बार डायग्राम बना के देखते हैं कि क्या डायग्राम है। ये स्प्रिंग m, लेट्स से इस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आया वो आया x। तो बाहर की तरफ अगर मैं m के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर l प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा होगा उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो टोटल लेंथ होगी, और टोटल लेंथ कितनी होगी? l प्लस एक्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और मुझे सवाल में ये बात दे रखी है कि नेचुरल लेंथ कितनी है? l। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए तो बाहर की तरफ लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर l प्लस एक्स, और क्योंकि स्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आया तो अंदर की तरफ
एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी kx, और मुझे ये बात पता है कि जैसे ही मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया इसके रिस्पेक्ट में रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू 0, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि kx शुड बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर x, यस और नो? ये इस तरफ आएगा तो x कॉमन आ जाएगा, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू l, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर. This would be the extension in the spring. I hope this question is clear. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? फाइंड आउट टेंशन T1 एंड T2 इन द गिवन सिचुएशन. सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं. मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से एक मास 1 किलोग्राम का बंधा हुआ है. इसके आगे एक और स्ट्रिंग है, यहां से 2 किलोग्राम का मास बंधा हुआ है और इस पूरे सिस्टम को मैंने एक एंगुलर वेलोसिटी दी कितनी 2 रेडियन पर सेकंड. तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि अगर यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होती है उसको मैं T1 बोलता हूँ और यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होती है उसको अगर मैं T2 बोलता हूँ तो T1 और T2 की वैल्यू क्या है. अब बात को समझो कि ये T2 है और ये T1 है, तो जैसे ही ये सर्कुलर मोशन करेगा बाहर की तरफ मेरे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा विच इज m ओमेगा स्क्वायर इनटू इसकी रेडियस. अब इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, यस और नो? और क्योंकि मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2. m की वैल्यू कितनी है 2 किलोग्राम, ओमेगा है मेरे पास 2 रेडियन पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो T2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16 न्यूटन. इसी तरीके से T1 की अगर मैं बात करूं 1 किलोग्राम की, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा m which is 1 ओमेगा स्क्वायर which is 2 का स्क्वायर इनटू रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी 1, और बाहर की तरफ एक T2 भी लग रहा होगा जिसकी वैल्यू है 16 न्यूटन. और क्योंकि मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया तो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू 0, तो T1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 16, तो 4 प्लस 16 which is 20 न्यूटन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m connected with a hanging bob of mass capital M by an inextensible string is stationary relative to the rotating platform. The coefficient of static friction between the particle and platform is mu. Find maximum angular speed and minimum angular speed. सवाल को समझने की कोशिश करेंगे. क्या बोला है? मेरे पास कुछ इस तरीके का रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है जो एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है. अब इसके ऊपर एक स्मॉल m मास रखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर छेद है और ये स्ट्रिंग नीचे जाके कैपिटल M मास से अटैच्ड है. और मुझे ये बात बोल रखी है कि ये मास इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है. तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इसकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या हो कि ये रेस्ट पे रहे और मिनिमम एंगुलर स्पीड क्या हो कि ये रेस्ट पे रहे. अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर ये मैक्सिमम और मिनिमम का सवाल उठाए क्यों? उठा इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे. पीछे की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, एक लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा विच इज mr ओमेगा स्क्वायर. अब दो केस बन सकते हैं. पहला केस क्या हो सकता है कि टेंशन mr ओमेगा स्क्वायर से बड़ी हो. अगर टेंशन mr ओमेगा स्क्वायर से बड़ी हो तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इस तरफ. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0. दूसरा केस क्या बन सकता है? mr ओमेगा स्क्वायर टेंशन से बड़ा हो तो नेट फोर्स किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ.
तो दोनों केस बन सकते हैं। जब फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा तो ओमेगा हमारी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस एफ। और जब फ्रिक्शन इधर लगेगा तो हमारी जो ओमेगा होगी वो मिनिमम होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और जो फ्रिक्शन काम में लेंगे हम वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम की बात यहाँ पे हो रही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो सबसे पहली बात मुझे निकालना है एम ओमेगा मैक्सिमम। तो ओमेगा मैक्सिमम कब लगेगा? बेसिकली अगर ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू हुई तो क्या होगा कि एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन आएगा और फ्रिक्शन की भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, विच इज म्यू इनटू एन, विच इज इक्वल टू म्यू इनटू एम जी। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि टी प्लस म्यू एम जी शुड बी इक्वल्स टू एम आर omega square? This is my equation number 1 and this omega is my maximum angular velocity. दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? यहां पे देखो, अगर ये कहीं मूव नहीं कर रहा तो ये भी कहीं मूव नहीं करेगा, तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल एम जी के बराबर आएगी। टेंशन विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी। इसको यहां पुट करोगे तो कैपिटल एम जी प्लस mu small mg, it is equals to mr omega square। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैपिटल mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू r प्लस म्यू mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू r। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ mg प्लस म्यू mg डिवाइडेड बाय mr एंड दिस ओमेगा इज माय मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मुझे निकालना है कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी का कितनी होगी। अगर मैं मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो ये मेरा एम मास, इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है वो इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ लग रहा है एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब बात को समझो कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी तब होगी जब टेंशन एम आर ओमेगा स्क्वायर से बड़ी होगी, तभी तो जाके इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में म्यू एम जी अपनी पूरी ताकत के साथ लगेगा और तभी जाके ओमेगा की मिनिमम वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो T will be equals to mu mg plus mr omega square। तो यहां से T minus mu mg that is equals to mr omega square। या पहले T में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था, अब T में से जो मैक्सिमम माइनस हो सकता है वो हो रहा है, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। यस और नो? अब T की वैल्यू तो कैपिटल mg के बराबर होगी, कैपिटल mg माइनस म्यू mg इट इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी कैपिटल mg माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू r और इसका रूट। दिस वुड बी द ओमेगा मिनिमम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्या बोला है? अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r is rotating with its axis of symmetry which is capped vertical as shown in figure. A small ball capped in the ball rotates with the ball without slipping on its smooth surface and the angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha. Find angular speed at which the ball is rotating. सवाल को आसान भाषा में समझेंगे कि मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है जो बेसिकली जैसे ही इसको घुमाऊंगा तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये इसके साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू बाउल ये रेस्ट पे है, इसके साथ साथ ये घूम रहा है।
तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो। तो सिंपल सा फंडा, क्योंकि ये घूम रहा है, इसके साथ साथ इसका जो सर्कल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो बाहर की तरफ इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर लग रहा होगा m स्मॉल r इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये सरफेस इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगा रही होगी, ये एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा, तो ये हो जाएगा n cos अल्फा और ये हो जाएगा n sin अल्फा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लगेगा स्मॉल m इंटू जी। तो सबसे पहली बात, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, तो n sin अल्फा इट इज इक्वल्स टू m स्मॉल r इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड n cos अल्फा इट शुड बी इक्वल्स टू mg। मुझसे क्या पूछा है, ओमेगा पूछा है। तो सबसे पहली बात, दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, यस और नो। तो ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू g बाय r इनटू tan अल्फा, यस और नो। अब मुझे ये जो स्मॉल r है ना, ये नहीं दे रखा, तो r स्मॉल r के टर्म में क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज नथिंग बट कैपिटल R साइन अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, g बाय कैपिटल R साइन अल्फा। tan अल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा गया, तो जो ओमेगा की वैल्यू आई वो आई रूट ऑफ g by r cos alpha। I hope this question is clear। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो बेसिकली एक तरीके से सवाल समझ लो, या एक नया टॉपिक समझ लो, जो कि है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। आपने को पैरेट देखा है, जो ऊपर एक धागे से बंधा हुआ होता है और ऐसे धागे से बंधा हुआ होता है, नीचे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है, कुछ इस तरीके से कि ऊपर एक धागे से बंधा हुआ है और नीचे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। इस तरीके के डिवाइस को हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। क्या क्या फोर्सेस लग रहे होते हैं कोनिकल पेंडुलम में, किस तरीके से चीजें हो रही होती है, समझने की कोशिश करें। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है L, इससे एक मास M अटैच्ड है और ये मास M हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, तो मुझे ये बात पता है कि इस डायरेक्शन में, मुझे ये बात पता है कि इस डायरेक्शन में एक टेंशन लग रही होगी। ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये जो फोर्स होगा ये होगा T cos थीटा। इस डायरेक्शन में लग रहा होगा T sin थीटा, बाहर की तरफ लग रहा होगा mr इंटू ओमेगा स्क्वायर, यस और नो। अब बात को समझेंगे कि बाहर की तरफ लग रहा है mr ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा क्या है, इसके मूव करने की एंगुलर वेलोसिटी। अब रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, तो t sin थीटा इट इज इक्वल्स टू mr इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जनरली क्या होता है, आपको ये r नहीं गिवन में होता है, l गिवन में होता है, तो क्या r को हम l के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। r will be equals to l sin theta, तो t sin theta it is equals to m into l into sin theta into omega square। l सॉरी sin theta से sin theta गया, t की जो वैल्यू आई वो आई m l ओमेगा स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो मास m है वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं मूव नहीं कर रहा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि t cos theta will be equals to mg, t cos theta will be equals to small mg। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी t cos theta will be equals to mg। इस t की वैल्यू को यहां पुट करो,
ml ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इट इज इक्वल्स टू mg, m से m गया, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई g बाय l cos थीटा, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट g बाय l cos थीटा। ओमेगा मेरे पास आ गया। कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि इस कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड मतलब वो टाइम जिसके अंदर ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी, ये है मेरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड मुझे पता है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिस पे एक दो सवाल और सॉल्व करते हैं। क्या बोला है सवाल में? अ स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर अ लोड ऑफ 50 किलोग्राम, मतलब कोई एक स्ट्रिंग है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 न्यूटन वो फोर्स मैक्सिमम झेल सकती है। आगे क्या बोला है? अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग, मतलब कैपिटल एल की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर, मास की जो वैल्यू है वो है 1 किलोग्राम। आगे क्या बोला है? एंड इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट द मास कैन मेक इन 1 सेकंड विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। बेसिकली ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड पूछा है। इसका मतलब आपसे क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, इसका मतलब ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, वहां से फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने देखा था कि जो टेंशन होती है वो उसका फॉर्मूला होता है एम एल ओमेगा स्क्वायर। कैसे आता है फटाफट देखते हैं। ये एंगल थीटा, ये टेंशन टी, ऊपर की तरफ ये थीटा, तो ये टी कॉस थीटा, इस तरफ आता है टी साइन थीटा, बाहर की तरफ आता है एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये होता है एम एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों इक्वेट होंगे, साइन थीटा से साइन थीटा गया तो टी की वैल्यू होगी एम एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 500 न्यूटन है, तो टेंशन की जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यस और नो? तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करो, इट इज 500 न्यूटन। मास कितना है 1 किलोग्राम, लेंथ कितनी है 10 इनटू ओमेगा मैक्स। तो ओमेगा मैक्स की जो वैल्यू आई वो आई रूट 50, यस और नो? अब ओमेगा मैक्स की जो वैल्यू आई वो आई रूट 50, तो क्या मैं इसको 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूं क्या? तो फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 50 डिवाइडेड बाय 2 पाई रिवॉल्यूशन per second, RPS. I hope this question is clear to you. This is the maximum revolution which can happen without breaking the string. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? A small block is connected to one end of two identical massless string of length 16 2/3 centimeter each with their other end fixed to a vertical rod. सवाल को समझेंगे कि मेरे पास एक स्मॉल ब्लॉक m है जिसका मास मुझे नहीं गिवन और ये ब्लॉक दो स्ट्रिंग से अटैच्ड है जिनकी लेंथ मुझे दे रखी है 16 2/3 सेंटीमीटर। 16 2/3 कितना हो गया? 50/3 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ हुई 50/3 सेंटीमीटर और इसकी भी लेंथ मेरे पास दे रखी है 50/3 सेंटीमीटर। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है और आइडेंटिकल स्ट्रिंग है तो ये एंगल भी मेरे पास 60 डिग्री दे रखा है। अब मैंने क्या किया कि इस रॉड को एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाया। जैसे ही इसको घुमाऊंगा इसके साथ साथ स्ट्रिंग घूमेगी तो ये मास भी एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, what will be the angular velocity of the block
इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी अगर ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब बात को समझेंगे कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बाहर की तरफ इसके ऊपर लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेट्स से दिस इज माय आर, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा एक इसका कंपोनेंट विच इज T1 sin 60। sin 60 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 60 तो ये एंगल 60, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा T1 cos 60। इसी तरीके से T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज T2 sin 60, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा T2 cos 60। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट आएगा विच इज इक्वल्स टू mg। अब रेडियल डायरेक्शन में हमने लगाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं, T1 sin 60 प्लस T2 sin 60 इट इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहां पे आर क्या होगा, लेट्स से ये जो लेंथ है एल, इसको मैंने कैपिटल एल कहा, तो आर क्या होगा कैपिटल एल इंटू साइन 60, यस और नो। तो क्या मैं आर को एल साइन 60 लिख सकता हूं क्या, तो ये हो जाएगा एम एल साइन 60 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो साइन 60 से साइन 60 और साइन 60 गया, तो T1 प्लस T2 इट इज इक्वल्स टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में भी कहीं मूव नहीं कर रहा, तो सो देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है T1 cos 60, T1 cos 60, और नीचे की तरफ लग रहा है T2 cos 60 और प्लस mg। इसको इधर लाओ और cos 60 को कॉमन लो, तो T1 माइनस T2, और cos 60 कितना होता है 1/2, इट इज इक्वल्स टू mg। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी होगी, इट इज इक्वल्स टू 2mg। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T1 minus T2 it is equals to ml omega square divided by 2mg, ml omega square divided by 2mg। अब पूरी इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड को T2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहां पे T2 से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को T2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर डिवाइड होगा तो ये बनेगा T1 by T2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय T1 by T2 माइनस 1, इट इज इक्वल्स टू m से l m गया, l ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब T1 by T2 मुझे सवाल में दे रखा है इट इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 विच इज 5, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज 3, इट इज इक्वल्स टू l ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10g डिवाइडेड बाय 3 इंटू एल। चलिए, तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 50/3 सेंटीमीटर, ये आया 50/3 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो 51 जा 52 जा, ये 3 से ये 3 गया, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10√2 रेडियन पर सेकेंड। आई होप this question is clear. Okay,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। मेरे पास एक रॉड है जिसकी जो लेंथ है ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है? pivoted near an end and which is made to rotate in a horizontal plane with a constant angular speed। बेसिकली ये यहां से बंधी हुई है और ये इसके अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है ओमेगा। आगे क्या बोला है? a ball of mass m is suspended by a string also of length 20 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये भी मेरे पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यहां से एक स्ट्रिंग को जोड़ के यहां से एक m मास की बॉल को रोटेट किया जा रहा है, मतलब यहां से बांध दिया गया। आगे क्या बोला है? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रॉड इफ द एंगल थीटा मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। देन फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन? मुझसे सवाल में ये बात पूछी। अब बात को समझेंगे, बात को गौर करेंगे कि लेट्स से यहां पे जो टेंशन है वो है T, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा T cos 30 और ये कितना हो जाएगा? T sin 30 विच इज सॉरी माय मिस्टेक, ये नीचे की तरफ की sin 30 नहीं होगा, T sin 30 तो इधर होगा, अंदर की तरफ होगा T sin 30 विच इज T बाय। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लग रहा है। अब बात समझो, क्योंकि ये रॉड रोटेट कर रही है इसके साथ साथ ये बॉल भी रोटेट करेगी इस तरीके से। अब ये बॉल रोटेट करेगी तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ विच इज mr into ओमेगा स्क्वायर। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ऊपर वाला फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स विल बी इक्वल्स टू इधर वाला फोर्स? क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो बात को समझेंगे। सबसे पहले t cos 30, cos 30 कितना होता है? √3/2 इट इज इक्वल्स टू mg। यस और नो? m मास की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? t/2 इट इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि ये जो r है ये r कितना होगा? बेसिकली ये जिस सर्कल में घूम रही है उसकी रेडियस मुझे बतानी है। तो बात को समझो कि इसकी रेडियस कितनी होगी? एक तो ये 20 सेंटीमीटर प्लस एक ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये 20 है तो ये होगी 20 sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो जो r की वैल्यू होगी वो होगी 20 plus 10 which is 30 सेंटीमीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि r की वैल्यू होगी 30 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया था, तो इसको मिटा देते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो तो ये बनेगा √3 और कुछ नहीं बचेगा। m से m गया, g की वैल्यू मुझे बोली है 10, r की वैल्यू है मेरे पास 0.3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू √3। तो ये गया, ये हो गया 100, ठीक है। तो इसका रूट लूंगा तो बाहर जाएगा 10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3√3। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ रेडियन पर सेकंड which is 10 divided by root of 3√3। This would be the angular velocity with which this rod is rotated। I hope this thing is clear। Okay? अब जो भी हमने पढ़ा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक ऑफ और है, इसका नाम है मौत का कुआं। इसको हम बोलते हैं वेल ऑफ डेथ। आपने देखा होगा कि मौत का कुआं जहां पे वो करतब दिखाते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप के अंदर गाड़ियों को दौड़ाते हैं, या सर नो? तो बेसिक सा फंडा क्या होता है उसके पीछे समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास लेट्स से ये कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है और इसके अंदर ये गाड़ी मूव कर रही है।
बात को समझो कि अगर इस गाड़ी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इस गाड़ी को कोई ना कोई वेलोसिटी देता हूं तो उससे क्या होगा कि ये नीचे क्यों आ रहा था, क्योंकि इसके ऊपर mg लग रहा था। जैसे ही मैंने इस गाड़ी को फ्रंट की तरफ एक वेलोसिटी दी तो अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा नॉर्मल, विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लेट्स से इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है r और इसकी जो स्पीड है वो है v, तो एक नॉर्मल जनरेट होगा विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। अब जैसे ही नॉर्मल जनरेट हुआ, इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और जिसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू इनटू n। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो बेसिकली अगर इसको नीचे नहीं गिरने देना है तो mg should be less than equals to mu into n, तो mg should be less than equals to mu mv square divided by r। m से m गया तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आई should be greater than equals to gr by mu, तो v should be greater than equals to root gr by mu। तो यहां से जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है ताकि ये गिरे ना वो होगी रूट gr by mu। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, और याद नहीं करना है किस तरीके से सवाल बना, वो हमको समझ में आना चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। डायनामिक्स पे और सवाल बनते हैं जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।